हेलो फ्रेंड, दिस इज अल्पना सिंह। तो चलिए फ्रेंड, देखिए आज हम आप सभी लोगों के लिए यूपी टेट 2023 के लिए बाल विकास एवं अभिज्ञान यानी कि सीडीपी के 30 क्वेश्चंस लेकर के आए हैं। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड, जो लोग अभी तक हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किए वो लोग कर दीजिए। हमारा चैनल है @लर्न विथ अल्पना। ओके फ्रेंड, तो चलिए फटाफट से सबसे पहले हम लोग अपने पहले क्वेश्चन की ओर चलते हैं और देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। तो देखिए फ्रेंड्स, पहला क्वेश्चन है, खाली स्थान है, फिर उसके बाद है जन्मजात व्यक्तिक गुणों का योगफल है। ठीक है, यानी कि पहला ऑप्शन आपका दिया है समानता, दूसरा ऑप्शन है निरंतरता, तीसरा है वंशानुक्रम और चौथा है युयुत्सा। ठीक है, तो यानी कि किसके जन्मजात व्यक्तिक गुणों का योगफल है। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा फ्रेंड्स वंशानुक्रम। तो देखिए वंशानुक्रम जो है वो जन्मजात व्यक्तिक गुणों का योगफल होता है। ठीक है, राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? ऑप्शन सेकेंड और सॉरी थर्ड। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, मनोवैज्ञानिक के अनुसार निम्नलिखित में से किस विधि द्वारा मूल प्रवृत्तियों में परिवर्तन लाया जा सकता है। यानी कि जो मनोवैज्ञानिक हैं, ठीक है, इनके अनुसार किस विधि द्वारा मूल प्रवृत्तियों में परिवर्तन लाया जा सकता है। पहला ऑप्शन है सहसंबंध, दूसरा ऑप्शन है मार्गांतरीकरण, तीसरा है विलयन और चौथा है नवीनीकरण। तो देखिए फ्रेंड्स, इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो आपका होगा मार्गांतरीकरण। ठीक है, मार्गांतरीकरण के अनुसार ही जो मूल प्रवृत्ति है इसमें परिवर्तन लाया जा सकता है। ठीक है, तो राइट ऑप्शन क्या हो गया फ्रेंड्स? आपका ऑप्शन नंबर सेकंड। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। देखिए अगला क्वेश्चन है, प्रत्ययों का फिर से देखते हैं। प्रत्ययों का बनते रहना एक खाली स्थान प्रक्रिया है। यानी कि जो प्रत्यय हैं उनके बनते रहने का क्या प्रक्रिया है। पहला ऑप्शन है विषम, दूसरा है अनियमित, तीसरा है सामयिक और चौथा है संचयी। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर जो सबसे करेक्ट ऑप्शन होगा वो आपका होगा संचयी। ठीक है, देखिए प्रत्ययों का बनते रहना एक संचयी प्रक्रिया है। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 जो है बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है आप लोगों का कि निम्नलिखित में से कौन सा भूलने का कारण नहीं है। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर नॉट वाले क्वेश्चन दिए गए हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा भूलने का कारण नहीं है। पहला ऑप्शन है मानसिक द्वंद्व, दूसरा है आपका पुनरावृत्ति का अभाव, तीसरा है सीखने की मात्रा और चौथा है शिक्षक की योग्यता। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि भूलने का कारण नहीं है। ठीक है, तो इन चारों में से कौन सा भूलने का कारण नहीं है वो आपको बताना है। तो यहाँ पर देखिए, एक शिक्षक की जो योग्यता है वो एक यही ऐसा मात्र ऑप्शन है इसमें जो कि भूलने की कारण नहीं है, यानी कि जो भूलने का कारण है वो नहीं है। ठीक है, बाकी जो मानसिक द्वंद्व है इसके कारण भी आप भूल सकते हैं, और जो पुनरावृत्ति का अभाव होता है इसके अभाव में भी, पुनरावृत्ति के अभाव में ही जो व्यक्ति है वो भूलने का यानी कि उसके अंदर जो भूलने की प्रवृत्ति होती है वो होती है। ठीक है, और जो सीखने की मात्रा होती है इसमें भी। तो जो नहीं होता है फ्रेंड्स वो आपका है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि शिक्षक की योग्यता। ठीक है, तो राइट ऑप्शन क्या हो गया? ऑप्शन नंबर 4। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, स्पीयरमैन 1904 के अनुसार तर्क करने की क्षमता और समस्या समाधान करने की क्षमता कहलाती है। यानी कि जो स्पीयरमैन ने 1904, ठीक है, इनके अनुसार जो तर्क करने की क्षमता है और समस्या समाधान करने की क्षमता है वो क्या कहलाती है। पहला ऑप्शन है एस कारक, दूसरा है जी कारक, तीसरा ऑप्शन है विशिष्ट बुद्धि और चौथा है सांस्कृतिक बुद्धि। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर जो सबसे करेक्ट ऑप्शन होगा वो आपका हो जाएगा जी कारक। ठीक है, स्पीयरमैन के अनुसार जो तर्क करने की क्षमता और समस्या समाधान करने की क्षमता है वो क्या कहलाती है? जी कारक कहलाती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, बंडूरा का कथन है कि बच्चे प्रतिक्रियाएं प्रतिमानीकरण द्वारा सीखते हैं, जिसको खाली स्थान भी कहा जा सकता है, यानी कि कहा जाता है। पहला ऑप्शन है अभ्यास द्वारा सीखना, दूसरा ऑप्शन है अंतर्दृष्टि द्वारा सीखना, और आपका ये क्या हो रहा है भाई? ठीक है, और तीसरा आपका ऑप्शन है निरीक्षणात्मक अधिगम और चौथा है पुरस्कार द्वारा सीखना। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर जो सबसे करेक्ट ऑप्शन होगा, यानी कि पहले हम लोग देखते हैं क्वेश्चन क्या पूछा। ठीक है, क्वेश्चन देखिए पूछा है कि बंडूरा का कथन है कि बच्चे प्रतिक्रियाएं प्रतिमानीकरण द्वारा सीखते हैं, जिसको यानी कि क्या कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए सबसे करेक्ट ऑप्शन जो होगा ये आपका ऑप्शन नंबर 3 होगा फ्रेंड्स, निरीक्षणात्मक अधिगम। ठीक है, निरीक्षणात्मक अधिगम कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए जो थर्ड ऑप्शन है बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है आपका,
देखिए अगला क्वेश्चन है कि पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत में अमूर्त तर्क एवं परिपक्व नैतिक चिंतन किस अवस्था की विशेषताएं हैं। ठीक है, यानी कि जो पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत में अमूर्त तर्क और परिपक्व नैतिक चिंतन की अवस्था है, ठीक है, उसकी विशेषताएं हैं। पहला ऑप्शन है आपका संवेदनात्मक गामक अवस्था, दूसरा ऑप्शन है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, तीसरा है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था और चौथा है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। तो देखिए फ्रेंड्स, आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि जो संज्ञानात्मक विकास है उसमें अमूर्त तर्क और परिपक्व नैतिक चिंतन किस अवस्था की विशेषता है। यानी कि जो अमूर्त यानी कि बच्चा जो है वो बिना देखे ही तर्क कर लेता है, ठीक है, और परिपक्व नैतिक चिंतन वो कर लेता है, तो वो आपका फ्रेंड्स होगा 11 से लेकर के 15 वर्ष यानी कि औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में। ठीक है, देखिए जो जीन पियाजे है फ्रेंड्स वो यही 4 अवस्थाएं दिए हैं, ठीक है, जिसमें जो आपका क्वेश्चन दिया गया है कि अमूर्त तर्क और परिपक्व नैतिक चिंतन किस अवस्था में होती है, तो वो आपके औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में होती है। ठीक है, यानी कि थर्ड ऑप्शन जो है बिल्कुल करेक्ट है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है सीखी हुई बात को स्मरण रखने या पुनः स्मरण करने की असफलता कहलाती है। देखिए जो असफलता है, ठीक है, यानी कि आप कोई भी चीज सीखे हैं उसको स्मरण करने और पुनः स्मरण करने की जो असफलता है वो क्या कहलाती है। पहला ऑप्शन है पुनः स्मरण, दूसरा ऑप्शन है विस्मृति और तीसरा है संवेदना, चौथा है स्मृति। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर जो पुनः स्मरण करने की असफलता होती है वो आपके विस्मृति के कारण होती है। ठीक है, तो यहाँ पर सही ऑप्शन जो है वो आपका सेकेंड ऑप्शन हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है व्यक्ति में उन मनोशारीरिक अवस्थाओं का गतिशील संगठन जो उसके पर्यावरण के साथ अद्वितीय सामंजस्य निर्धारित करता है कहलाता है। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन है व्यक्तित्व, दूसरा है समायोजन, तीसरा ऑप्शन है संवेदना और चौथा है चरित्र। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर जो सबसे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो आपका हो जाएगा व्यक्तित्व। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट ऑप्शन इसमें बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है कि ठीक है, सामान्य पुरुष में एक्स वाई गुणसूत्र होते हैं जबकि सामान्य महिला में खाली स्थान होते हैं। ठीक है, एक्स एक्स गुणसूत्र, एक्स वाई वाई गुणसूत्र, ट्रिपल एक्स गुणसूत्र और एक्स गुणसूत्र। तो देखिए फ्रेंड, जो सामान्य पुरुष में एक्स वाई गुणसूत्र होते हैं और जबकि सामान्य महिला में कौन से गुणसूत्र पाए जाते हैं, तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, एक्स एक्स गुणसूत्र पाए जाते हैं। ठीक है, सामान्य महिला में एक्स एक्स गुणसूत्र पाए जाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है प्राप्तांकों के समूह का वह बिंदु जिसके नीचे समूह के आधे प्राप्तांक और जिसके ऊपर समूह के आधे प्राप्तांक होते हैं कहलाता है। पहला ऑप्शन है मध्यमान, दूसरा ऑप्शन है बहुलांक, तीसरा है मध्यांक और चौथा है मानक विचलन। तो देखिए फ्रेंड्स, इसका जो सबसे करेक्ट ऑप्शन होगा वो आपका क्या हो जाएगा, मध्यांक। ठीक है, मध्यांक में देखिए फ्रेंड्स जो बिंदु होता है, ठीक है, जिसके नीचे समूह के आधे प्राप्तांक होते हैं और जिसके ऊपर समूह के आधे प्राप्तांक होते हैं, ये आपका मध्यांक कहलाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ऑप्शन नंबर थर्ड इसमें सही है। अगला क्वेश्चन है आपका, अच्छा ऑप्शन नीचे दिया है, चलिए कोई बात नहीं, क्वेश्चन देख लेते हैं पहले। क्वेश्चन है आपका कि आवृत्ति वितरण को रेखा चित्र द्वारा प्रदर्शित करने की विधियों में से खाली स्थान एक विधि है। ठीक है, यानी कि फ्रेंड जो आवृत्ति वितरण है, ठीक है, इसको रेखा चित्र द्वारा प्रदर्शित करने की विधियों में से खाली स्थान एक विधि है। पहला ऑप्शन है आकृति और देखिए दूसरा ऑप्शन है आपका स्तंभाकृति, तीसरा है गुम्फाक्षर आकृति और चौथा ऑप्शन है स्वलिखित आकृति। तो देखिए फ्रेंड्स, इसका जो सबसे करेक्ट ऑप्शन होगा आवृत्ति वितरण को रेखा चित्र द्वारा प्रदर्शित करने की विधियों में से एक ऐसी कौन सी विधि है, तो यहाँ पर देखिए जो सबसे करेक्ट ऑप्शन होगा फ्रेंड्स ये आपका हो जाएगा स्तंभाकृति। ठीक है, राइट ऑप्शन जो है वो ऑप्शन नंबर सेकेंड आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। देखिए अगला क्वेश्चन है पढ़ाते समय सामान्य कक्षा में अध्यापक का सर्वाधिक ध्यान किस मनोवैज्ञानिक तथ्यों पर होना चाहिए। यानी कि क्लास में कोई टीचर है तो उसे पढ़ाते समय सर्वाधिक ध्यान जो है उसका वो किस मनोवैज्ञानिक तथ्य पर होना चाहिए। पहला ऑप्शन है शिक्षण तकनीक, दूसरा है शारीरिक क्षमता, तीसरा है व्यक्तिक विभिन्नता और चौथा है आपका पारिवारिक स्थिति। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर जो सबसे करेक्ट ऑप्शन आपका होना चाहिए वो आपका क्या होना चाहिए, व्यक्तिक भिन्नता। ठीक है, इस पर जो शिक्षक है मनोवैज्ञानिक तथ्यों पर इस पे जो है वो महत्वपूर्ण ध्यान उसका देना चाहिए उसे। ठीक है, शिक्षक को पढ़ाते समय कक्षा में। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर थर्ड। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, 1 मिनट,
क्वेश्चन है कि अधिगम स्थानांतरण के द्वितत्व सिद्धांत के प्रवर्तक थे। ठीक है, तो देखिए आपको बताना है फ्रेंड्स कि अधिगम स्थानांतरण के द्वितत्व सिद्धांत के प्रवर्तक थे। पहला ऑप्शन है थार्नडाइक, दूसरा है ऑप्शन स्पीयरमैन, तीसरा है जड़ और चौथा है गिलफोर्ड। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर जो सबसे करेक्ट ऑप्शन है वो आपका है स्पीयरमैन। ठीक है, यहाँ पर देखिए जो अधिगम अंतरण है इसके द्वितत्व के सिद्धांत के प्रवर्तक कौन है? स्पीयरमैन है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि मनोलैंगिक विकास में सुप्तावस्था का वर्ष अंतराल संबंधित है। तो देखिए फ्रेंड, जो मनोलैंगिक विकास में सुप्तावस्था होता है इसमें जो वर्ष अंतराल होता है वो संबंधित होता है। तो पहला ऑप्शन है 2 से 5 वर्षों का, दूसरा ऑप्शन है 6 से यौवन तक, और तीसरा ऑप्शन है 18 से 20 वर्षों का, और चौथा ऑप्शन है 20 से 22 वर्षों का। तो देखिए फ्रेंड, जो मनोलैंगिक विकास में सुप्तावस्था का वर्ष अंतराल संबंधित होता है, ठीक है, वो आपके 6 से लेकर के यौवन तक होता है। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर सेकंड जो है वो बिल्कुल करेक्ट है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि विकास के मनोसामाजिक सिद्धांत का प्रतिपादन खाली स्थान ने किया था। यानी कि जो विकास के मनोसामाजिक सिद्धांत का प्रतिपादन है वो किसने किया था? पहला ऑप्शन है एरिक्सन, दूसरा ऑप्शन है फ्रायड, तीसरा है कोहलर और चौथा है वाटसन। तो देखिए फ्रेंड, जो मनोसामाजिक सिद्धांत के प्रतिपादक हैं वो आपके एरिक एरिक्सन है। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 जो है यानी कि ए वो बिल्कुल करेक्ट है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, खाली स्थान है उसके बाद दिया है के अनुसार इदम अहम तथा परा अहम व्यक्तित्व के 3 घटक है। देखिए फ्रेंड्स, आप लोग बीएड में भी बहुत बार ये पढ़े होंगे। ठीक है, इदम अहम और जो परा अहम है, और आपके जो बीटीसी यानी कि डीएलएड है उसमें भी आप लोग बेहद अच्छे से पढ़े होंगे इसके बारे में। तो ये किसके 3 घटक है? तो पहला ऑप्शन है बंडूरा, दूसरा है युंग, तीसरा है एडलर और चौथा है आपका फ्रायर। तो देखिए फ्रेंड्स, इसका जो सबसे करेक्ट ऑप्शन होगा वो आपका हो जाएगा फ्रायर। ठीक है, इन्होंने ही जो व्यक्तित्व के 3 घटक है फ्रेंड्स, इदम अहम और परा अहम, ठीक है, तो फ्रायड के द्वारा ही दिया गया है। ठीक है, इन्हीं के अनुसार। तो यहाँ पर देखिए जो फोर्थ ऑप्शन है बिल्कुल करेक्ट है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस व्यवहारवादी का मानना है कि अन्य व्यवहारों की भांति भाषा भी क्रिया प्रस्तुत अनुबंधन द्वारा सीखी जाती है? ठीक है, आपको बताना है फ्रेंड्स कि कौन से ऐसे व्यवहारवादी का मानना है कि जो अन्य व्यवहारों की भांति भाषा भी क्रिया प्रस्तुत अनुबंधन द्वारा सीखी जाती है। पहला ऑप्शन है वाटसन, दूसरा है स्किनर, तीसरा है गुथरी, होगा यहाँ पर गथरी लिखा है फ्रेंड्स, गुथरी, और चौथा है थार्नाडाइक। तो देखिए फ्रेंड्स, इसका जो सबसे करेक्ट ऑप्शन होगा वो आपका होगा स्किनर। ठीक है, इन्होंने ही यानी कि इनका ही मानना है कि व्यवहारों की भांति भाषा भी क्रिया प्रस्तुत अनुबंधन द्वारा सीखी जाती है। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर सेकंड जो है वो बिल्कुल करेक्ट है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। देखिए क्वेश्चन नंबर हमारा 19 है कि निम्न में से कौन केंद्रीय प्रवृत्ति का माप नहीं है? ठीक है, आपको बताना है कि केंद्रीय प्रवृत्ति का माप नहीं है। पहला ऑप्शन है प्रसार, दूसरा है बहुलांक, तीसरा है मध्यांक और चौथा है मध्यमान। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर जो सबसे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो आपका है प्रसार। ठीक है, यही आपके केंद्रीय प्रवृत्ति का माप नहीं है। ओके फ्रेंड्स, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 जो है ए वो बिल्कुल करेक्ट है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका कि अधिगम में प्रयत्न एवं भूल के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? ठीक है, देखिए फ्रेंड, जो सीखने में प्रयत्न एवं भूल की त्रुटि होती है, ठीक है, इसका प्रतिपादन किसने किया था? पावलोव ने, हेगार्टी ने, थार्नडाइक और हल हैं। तो यहाँ पर देखिए जो सबसे करेक्ट ऑप्शन होगा फ्रेंड्स, जो अधिगम में प्रयत्न एवं भूल के सिद्धांत के प्रतिपादक हैं वो आपके देखिए फ्रेंड्स थार्नडाइक साहब हैं। ठीक है, यहाँ पर राइट ऑप्शन जो है वो आपका थर्ड हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, खाली स्थान, ठीक है, के अनुसार बालक का विकास आनुवंशिकता तथा वातावरण का गुणनफल है। पहला ऑप्शन है वुडवर्थ, दूसरा ऑप्शन है गैरट, तीसरा है हॉलैंड और चौथा है थार्नडाइक। आपको बताना है फ्रेंड्स, इन चारों में से किसके अनुसार बालक का जो विकास है वो आनुवंशिकता और वातावरण का गुणनफल है? तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर जो सबसे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो आपका है वुडवर्थ। ठीक है, वुडवर्थ के ही अनुसार जो बालक का विकास है वो आनुवंशिकता तथा वातावरण का गुणनफल है। ठीक है, इन्होंने ही कहा है। चलिए यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि मनोविज्ञान ने सर्वप्रथम अपनी आत्मा का परित्याग किया। ठीक है, मनोविज्ञान ने सर्वप्रथम अपनी आत्मा का परित्याग किया, फिर अपने मन का और फिर अपनी चेतना का। अभी वह एक प्रकार के व्यवहार को संजोए हैं,
कथन था, यानी कि ये कथन किसने कहा है? तो पहला ऑप्शन है टीचनर का, दूसरा ऑप्शन है उंट का, तीसरा है वुडवर्थ का और चौथा है मैकडूगल का। तो देखिए फ्रेंड्स, ये जो आपके कथन है कि मनोविज्ञान का सर्वप्रथम अपनी आत्मा का परित्याग किया, फिर अपने मन का और फिर अपनी चेतना का, अभी वह एक प्रकार के व्यवहार को संजोए हैं। तो ये कथन किसका था? तो देखिए फ्रेंड्स, ये जो कथन है वो आपके वुडवर्थ का है। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर थर्ड जो है वो बिल्कुल करेक्ट है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। देखिए अगला क्वेश्चन है कि आवश्यकता का पदानुक्रम सिद्धांत खाली स्थान द्वारा प्रतिपादित किया गया, यानी कि फ्रेंड्स जो आवश्यकता का पदानुक्रम सिद्धांत है ये किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया है? पहला ऑप्शन है वाटसन का, दूसरा ऑप्शन है मैस्लो का, तीसरा है कोहलर और चौथा है पावलोव। तो देखिए फ्रेंड्स, इसका जो सबसे करेक्ट ऑप्शन होगा ये आपका हो जाएगा मैस्लो का। ठीक है, मैस्लो ने ही आवश्यकता का पदानुक्रम सिद्धांत के प्रतिपादक हैं। ठीक है, मैस्लो ने ही इसका प्रतिपादन किया है। तो यानी कि ऑप्शन नंबर सेकंड जो है बिल्कुल करेक्ट है फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसको मुख्य यानी कि अधिकारी ग्रंथि कहते हैं? ठीक है, आपको बताना है कि मुख्य ग्रंथि किसको कहते हैं। पहला ऑप्शन है थायराइड ग्रंथि, दूसरा है एड्रिनल ग्रंथि, तीसरा है अंतःस्रावी ग्रंथि और चौथा है पीयूष ग्रंथि। तो देखिए फ्रेंड, जो सबसे मुख्य ग्रंथि होता है, ठीक है, वो आपका राइट क्या हो जाएगा? पीयूष ग्रंथि। ठीक है, सबसे करेक्ट ऑप्शन जो है वो आपका ऑप्शन नंबर फोर्थ है। अगला क्वेश्चन है, देखिए अगला क्वेश्चन है कि खाली स्थान, ठीक है, ने सामूहिक अचेतन का संप्रत्यय दिया था, यानी कि फ्रेंड्स आपसे क्वेश्चन किया गया है कि जो सामूहिक अचेतन का संप्रत्यय है वो किसने दिया था? पहला ऑप्शन है युंग, दूसरा है फ्रायड, तीसरा है एडलर और चौथा है आपका सलीवन। तो देखिए फ्रेंड, जो सामूहिक अचेतन का संप्रत्यय दिया था वो आपके कौन है? तो वो आपके युंग साहब ने ही दिए हैं। ठीक है, सामूहिक अचेतन का संप्रत्यय, ठीक है, ये आपके युंग ने दिए हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है हमारा। देखिए अगला क्वेश्चन है, अंगूर खट्टे हैं, ठीक है, खाली स्थान का उदाहरण है। आपको बताना है फ्रेंड्स कि ये किसका उदाहरण है। पहला ऑप्शन है दमन, दूसरा ऑप्शन है प्रतिगमन, तीसरा है यौक्तिकीकरण और चौथा है प्रतिक्रिया निर्माण। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर जो अंगूर खट्टे हैं ये किसका उदाहरण है? तो ये आपके हो जाएंगे यौक्तिकीकरण का। ठीक है, यानी कि सी ऑप्शन जो है या थर्ड आपका बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। देखिए अगला क्वेश्चन है, अधिगम का क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत खाली स्थान द्वारा दिया गया था। तो देखिए फ्रेंड्स, सीधी सी क्वेश्चन आपसे पूछा गया है सिंपल कि क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है। पहला ऑप्शन है पावलोव, दूसरा है थार्नडाइक, तीसरा ऑप्शन है टोलमैन और चौथा है स्किनर। तो देखिए फ्रेंड्स, इसका जो सबसे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो आपका हो जाएगा स्किनर। ठीक है, स्किनर साहब ने ही फ्रेंड्स क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत दिया था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन हमारा अगला है कि औसत बुद्धि वाले बालकों की बुद्धि लब्धि यानी कि आईक्यू कितने के बीच होगी? खाली स्थान दिया है। तो पहला ऑप्शन है आपका 50 से 59, दूसरा ऑप्शन है 70 से 79 और सी ऑप्शन है यानी कि तीसरा 90 से 109 और चौथा ऑप्शन है 110 से 129। तो देखिए फ्रेंड्स, जो औसत बुद्धि वाले बालक होते हैं, ठीक है, इनकी बुद्धि लब्धि कितनी होती है? 90 से लेकर के 109 तक। ठीक है, इसी के बीच यानी कि इनकी बुद्धि लब्धि होती है किसकी? औसत बुद्धि वाले बालकों की। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर देखिए सी ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित मापन के स्तरों में सबसे अच्छा कौन है? ठीक है, निम्नलिखित जो माप, इसमें जो देखिए 4 दिए गए हैं, ठीक है, इसमें मापन के स्तरों में सबसे अच्छा कौन है फ्रेंड्स? तो पहला ऑप्शन है नामिक, दूसरा है आपका अनुपात, तीसरा है क्रमिक और चौथा है अंतराल। तो देखिए इसका जो सबसे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा? अनुपात। ठीक है, यही मापन के स्तरों में सबसे अच्छा है। ठीक है, अनुपात जो होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, यानी कि इसमें जो बी ऑप्शन है बिल्कुल करेक्ट है फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन और आपके आज के सीडीपी के लास्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि निम्नलिखित में से कौन व्यक्तित्व का प्रक्षेपी परीक्षण नहीं है? फ्रेंड्स ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर आपसे नॉट वाले क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, कि निम्नलिखित में से कौन व्यक्तित्व का प्रक्षेपी परीक्षण नहीं है। पहला ऑप्शन है रोरसा स्याही धब्बा परीक्षण, दूसरा ऑप्शन है टीएटी, तीसरा शब्द साहचर्य परीक्षण और चौथा है 16 PF परीक्षण। तो देखिए फ्रेंड, जो आपके क्या क्वेश्चन दिया गया है, व्यक्तित्व का प्रक्षेपी परीक्षण नहीं है, तो इसका देखिए फ्रेंड जो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो आपका ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा 16 PF परीक्षण। ठीक है, यही आपका नहीं है। चलिए देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर 4th ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। तो आज के लिए फ्रेंड्स 30 क्वेश्चन हमने कंप्लीट किए हैं। तो जो लोग अभी तक हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो लोग कर दीजिए। हमारा चैनल है @learn with अल्पना। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अपनी अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।